नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है वो काफ़ी अजीब है लेकिन सच्ची है। ये कहानी पति और पत्नी की है। एक पति अपनी पत्नी के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल चला जाता है। वो जेल से सज़ा काट करके और जब वापस फिर से बाहर आता है तो वो सोचता है कि कुछ किया जाए। तभी वो एक सब्जी का ठेला लगाना चालू कर देता है और वो सब्जी का ठेला आसपास जितने भी गांव थे वहाँ जाता, ठेले में सब्जी बेचता और वापस घर आ जाता। इसी तरह से चल रहा होता है। लेकिन एक दिन वो वहीं पास के एक गांव में सब्जी बेचते बेचते पहुंच जाता है। आवाज़ लगाता है, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। इस तरह से वो बेचते हुए सब्जी जा रहा था। तभी एक महिला निकलती है अपने घर से और बोलती है कि भैया सब्जी क्या भाव दे रहे हो। जैसे ही वो सब्जी वाला उस महिला को देखता है, देखते ही वो पहचान जाता है, क्योंकि ये वही महिला थी जिससे उसकी शादी हुई थी और उसके कत्ल के इल्ज़ाम में वो इतने साल जेल में रहा था। उसकी पत्नी थी वो। दोस्तों, उसको देखने के बाद सब्जी वाले के होश उड़ जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, कहानी की पूरी हकीकत जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी में एक परिवार रहा करता है। उस परिवार में एक नौजवान लड़का भी रहता है। तभी दोस्तों, उस परिवार में एक दिन विचार बनता है। सब परिवार वाले मिलकर विचार बनाते हैं कि उनको घूमने कहीं जाना है। घूमने के लिए जगह डिसाइड कर रहे होते हैं। तभी उनको ये लगता है कि चलो वृंदावन जाया जाए, यूपी के वृंदावन में घूमा जाए। कृष्ण भगवान की नगरी है, वहाँ भगवानों के दर्शन किए जाएं। उसके बाद वो तैयारी बनाते हैं। तैयारी बनाने के बाद दोस्तों, वो अपने परिवार के साथ वो नौजवान लड़का निकल पड़ता है वृंदावन के लिए। उस नौजवान लड़के का नाम होता है सोनू और एक उसका दोस्त होता है जिसका नाम गोपाल होता है। वो अपने दोस्त गोपाल को भी साथ में लेता है और वृंदावन के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों, अब वो वृंदावन पहुंच जाते हैं। वृंदावन पहुंचने के बाद वो अपने परिवार के साथ भगवानों के दर्शन करते हैं। इस तरह से चल रहा होता है। अभी तक सब ठीक था और दर्शन करते करते वहीं वृंदावन में ही सोनू जो होता है उसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है। वो लड़की शायद वहीं की रहने वाली थी, लोकल की, और वो सोनू उसको देखते ही काफ़ी उसको पसंद करने लगता है। उसको वो बहुत अच्छी लग जाती है। तभी दोस्तों, सोनू उससे बात करने की कोशिश करता है। दोनों में बातचीत भी होने लगती है। लड़की भी पसंद कर रही थी सोनू को। उसको भी बात करना सोनू से अच्छा लग रहा था। इस तरह से चलता रहता है। सोनू ज़्यादा दिन के लिए गया नहीं था। महज 1-2 दिन में उसको घूम के फिर से वापस अपने मेहंदीपुर बालाजी आ जाना था। इस तरह से था। तभी वो लड़की से बोलता है कि आपका नंबर मिल सकता है क्या। तो लड़की बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ले लो मेरा नंबर। तभी वो लड़की का नंबर ले लेता है। अब लड़की का नंबर लेने के बाद दोस्तों, सोनू भी अपने मेहंदीपुर बालाजी आ जाता है। अब वो दोनों की फ़ोन में बातचीत होने लगती है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, लेकिन ये दोनों लोग फ़ोन में बात करते रहते हैं, कभी वीडियो कॉल में, कभी ऐसे ही। तो इस तरह से चलते चलते कुछ वक्त बीत जाता है। कुछ वक्त बीतने के बाद इन दोनों के मन में ये ख्याल आता है कि क्यों ना हम दोनों को अपने अपने घर में शादी के लिए बात करना चाहिए और बोलना चाहिए कि हम अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं। इस तरह से लड़के को भी ये बात अच्छी लगती है, सोनू को भी ये बात अच्छी लगती है कि ये लड़की सही बोल रही है, ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए, अब हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। इस तरह से डिसाइड होते होते फिर भी 1-2 साल तो बीत ही गया था। उसके बाद दोस्तों, लड़की जो है वो बात करती है अपने घर में। तो दोस्तों, पहले तो घर वाले झिझकते हैं, लेकिन वो मान जाते हैं कि चलो बच्ची की खुशी इसी में है। और सोनू भी अपने परिवार वालों से, घर वालों से बात कर लेता है। उसके भी घर वाले राजी हो जाते हैं इस रिश्ते के लिए। उसके बाद इन दोनों की दोस्तों शादी करवा दी जाती है। अब दोस्तों, इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद विदा होकर लड़की मेहंदीपुर बालाजी लड़के के गांव चली जाती है। अब दोस्तों, महज 1-2 दिन बीते थे। अब सोनू और सोनू की शादी जिस लड़की से हुई थी उसका नाम आरती होता है। सोनू और आरती दोनों काफ़ी झगड़ने लगते हैं। झगड़ा इस बात को लेके होता है कि आरती जो होती है वो सोनू से कहती है कि तुम ऐसा करो कि हिस्सा अपना ले लो और अलग रहेंगे हम लोग। आरती उसको हिस्सा बांट करने के लिए बोलती है कि अपना हिस्सा बांट कर लो और बांटने के बाद प्रॉपर्टी मेरे नाम पे आनी चाहिए। इस तरह से उसकी डिमांड होती है। डिमांड काफ़ी अजीब थी। सोनू बोलता है कि ऐसा कहाँ होता है, अगर चलो मैं अपने घर से बंटवारा भी कर लूँगा, अलग भी रहने लगूंगा, तो मेरे नाम पे आएगी प्रॉपर्टी, तुम्हारे नाम पे थोड़ी जाएगी। उसके बाद वो कहती है कि नहीं, मेरे नाम पे कराओ वरना ठीक नहीं होगा। इस तरह से चलता रहता है। इनका जो है शादी के शुरुआती दिनों से ही इन दोनों में इस बात को लेकर के विवाद चलने लगता है। ये विवाद चलते चलते कुछ टाइम बीतता है। महज 1 हफ्ते का टाइम बीतता है और 7-8 दिन होने के बाद उसकी बीबी और उसमें यही बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा झड़प होती है, झगड़ा होता है। उसके बाद उसकी बीबी अचानक से गायब हो जाती है। अब दोस्तों, उसकी बीबी गायब हो गई थी। वो बहुत चाहता था अपनी बीबी को, सोनू। वो उसको ढूंढता है। अब जब ढूंढने के बाद थक हार के बैठ जाता है, वो सोचता है कि पता नहीं कहाँ चली गई, डर जाता है।
उसके बाद वो सोचता है कि चलो इसके मायके जाके देखते हैं, शायद वहाँ चली गई हो, अपने माता पिता के पास चली गई हो। अब सोनू अपने जो है ससुराल वालों के पास जाता है, यानी आरती के माता पिता के पास जाता है और उनसे बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, शादी के शुरुआती दिनों से ही आरती और मेरे बीच इस तरह से विवाद हो रहा था, तभी जो है मैंने बोला कि ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद जो है वो गुस्सा होकर के पता नहीं कहाँ चली गई है, उसी दिन से गायब हो गई है। उसके बाद उसके माता पिता घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसे कैसे गायब हो गई, अगर गायब हो भी गई थी तो तुमने पहले ही दिन क्यों नहीं बताया, तुम आज आकर के हमें बता रहे हो, इसमें जरूर कुछ ना कुछ तो बात है। इस तरह से वो बोलते हैं और इस मामले को पुलिस तक ले जाते हैं। दोस्तों पुलिस में कंप्लेन कर दी जाती है। दोस्तों पुलिस इस मामले को लेकर ज़्यादा जो है गंभीर नहीं थी, क्योंकि पुलिस को लगता था कि शादीशुदा जो है जोड़ा है, हो सकता है झगड़ा हो गया होगा, विवाद हो गया होगा। सोनू ने जैसे पुलिस को बताया था कि ऐसी ऐसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, उसके बाद से वो चली गई, तो पुलिस को लग रहा था कि शायद चली गई होगी कहीं, आ जाएगी 2-4 दिन में। उसके बाद इस तरह से मामला चलता रहता है, पुलिस ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। दोस्तों 3 ही 4 दिन बीतते हैं। उसके बाद वहीं वृंदावन स्टेशन के पास एक लेडीज की लाश मिलती है। उस लाश को पुलिस को पता चलता है कि एक लवारिस लाश मिली है, जिसका जो है कोई नहीं है। अब पुलिस वहाँ जाती है, जांच करती है, तो पुलिस को ये भी याद आता है कि यार एक केस भी आया था, जो एक लड़की गायब हो गई है और उसका कोई पता नहीं चल रहा है। उस लड़की के माता पिता ने कंप्लेन दर्ज कराई थी कि उसके पति से झगड़ा होने के बाद वो गायब हो गई है। अब इस तरह से था, पुलिस को शक होता है कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं है और उसके पति ने ही तो नहीं ये सारी कहानी रची है, सारा कुछ किया है। इस तरह से पुलिस को शक होता है। तभी पुलिस लड़की के माता पिता को पहचान करने के लिए बुलाती है कि आ जाओ, यहाँ पे एक हमको लाश मिली है, शायद देख लो, तुम्हारी बेटी तो नहीं है। इस तरह से बोल के पुलिस उनको बुलाती है वहाँ पर। जब वो वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं तो लड़की की जो माँ होती है तो वो तो देखती है, तो उसको तो कुछ उस तरह पहचान नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन पिता उसका जोर जोर से रोने लगता है, लड़की का जो पिता होता है, और बोलता है कि यही मेरी बच्ची है और मेरी बच्ची को इस सोनू ने ही मारा है। इस तरह से वो बोलने लगता है लड़की का पिता। इतना बोलने के बाद पुलिस का भी डाउट पूरा जाता है, सोनू को पकड़ती है और पुलिस का जो पिता होता है वो पुलिस में FIR दर्ज करवाता है। FIR में क्या दर्ज करवाता है कि सोनू और सोनू का एक दोस्त गोपाल, इन दोनों ने मिल करके मेरी जो है बच्ची का कत्ल कर दिया है। इस तरह से बात सामने आती है। इस तरह से वो FIR दर्ज करा देते हैं। FIR दर्ज होने के बाद दोस्तों कोर्ट में सुनवाई चलती है। कोर्ट में भी इन दोनों के पास कोई सबूत नहीं होता है कि हम निर्दोष हैं ऐसे करके, लेकिन इन लोगों को पता था कि हम निर्दोष हैं, क्योंकि वो घर से बिना बताए चली गई थी। इन दोनों ने कुछ भी नहीं किया था। ये दोनों तो जानते थे कि हम निर्दोष हैं, लेकिन बात ये थी कि पुलिस को चाहिए था सबूत, लेकिन इनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जो ये अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकते थे। कोर्ट इनको सजा दे देता है। दोनों को कत्ल के इल्जाम में जेल भेज दिया जाता है। ये दोनों जेल चले जाते हैं। दोस्तों जेल में ये 1.5 साल के करीब सजा काटते हैं। 1.5 साल बाद सोनू का दोस्त जो गोपाल होता है, गोपाल जहाँ पे काम करता था जिस मालिक के यहाँ, वो मालिक जानता था बहुत दिनों से गोपाल को, और उसको यकीन नहीं था कि गोपाल ऐसा कर सकता है। और वो जानता था कि गोपाल बहुत अच्छा इंसान है, नेक इंसान है, उसके हाथों ऐसा गुनाह नहीं हो सकता है, उसको गलत तरीके से झूठे केस में फंसाया गया है। तभी गोपाल का मालिक कोर्ट में जो है चार्जशीट पेश करता है और बोलता है कि मुझे जमानत चाहिए। ऐसे ऐसे करके वो जमानत कोर्ट मंजूर भी कर लेता है। उसके बाद जो है दोस्तों मुलाकात में गोपाल अपने मालिक से बोलता है कि मालिक, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा दोस्त सोनू भी निर्दोष है। कृपया करके जो है इतना हम पे दया कर दीजिए कि मेरे साथ साथ सोनू की भी जमानत ले लीजिए, वो भी जेल से बाहर आ जाए। तभी उसका मालिक गोपाल की बात में उस सोनू को भी छुड़वा लेता है। दोनों को जो है जेल से रिहा करवा लिया जाता है गोपाल के मालिक के द्वारा। गोपाल का मालिक दोनों को रिहा करवा करके और उसके बाद बोलता है कि ठीक है, तुम आराम से जो है अपनी ज़िंदगी व्यतीत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों लोग रिहा हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों पहले हम आपको एक कहानी और बता दें। सोनू का दोस्त जो गोपाल होता है, गोपाल की शादी होने वाली थी, 15 ही दिन बाकी थे, तभी वो बेचारा इस झूठे केस में फंस करके और जेल चला गया था। जैसे ही गोपाल जेल से बाहर आता है, वो फिर से उसके घर वाले बोलते हैं कि गोपाल चलो हम तुम्हारे लिए कोई लड़की देख लेते हैं, तो जल्दी से तुम भी अपना घर बसा लो, क्योंकि तुम्हारी शादी होने से ठीक पहले ही ऐसा ऐसा हो गया जिसके कारण तुमको जेल जाना पड़ा। तो गोपाल बोलता है ठीक है। उसके बाद सोनू के जो है उसके बाद गोपाल के घर वाले रिश्ता देखना चालू कर देते हैं। गोपाल के घर वाले जब रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर लड़की वाले जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे बच्चे के साथ, बेटे के साथ शादी नहीं कर सकते अपनी बेटी की, क्योंकि हमें अपनी बेटी की ज़रूरत है, हमें अपनी बेटी की परवाह है।
क्योंकि तुम लोग ऐसे इंसान हो कि तुम लोग दुल्हन को जो है मार देते हो, शादी होने के बाद दुल्हन को मार देते हो। इस तरह से उनको जो है लोग बोलते हैं, मोहल्ले वाले भी बोलते हैं कि ये लोग उस लड़की के कातिल हैं, उस दुल्हन के कातिल हैं जिसको शादी के 8 दिन बाद ही इन दोनों ने मिलकर मार दिया। इस तरह से पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरी समाज, रिश्तेदारी उनके ऊपर आरोप लगाती है। उन लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। दुनिया भर के ताने सुनने के बाद गोपाल सोनू से मुलाकात करता है और सोनू से बोलता है कि दोस्त देखो, ऐसा ऐसा हो रहा है, अब तो मेरी शादी भी नहीं हो रही है, लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि तुम लोग कातिल हो, तुम लोगों को अपनी बच्ची देना यानी अपनी बच्ची को मौत के मुंह में ढकेलना है। इस तरह से उसको ताने मिल रहे हैं। सोनू बोलता है कि क्या करें यार, अब तुम भी तो जानते हो कि दोनों लोग बेगुनाह हैं, झूठे आरोप में फंसे हैं, कुछ मालूम नहीं है कि हुआ क्या है। उसके बाद वो बोलते हैं कि चलो पुलिस के पास चलते हैं। तो अभी सोनू बोलता है कि देखो, पुलिस इसमें कुछ नहीं करेगी, इससे अच्छा है कि हम खुद ही इस केस को हैंडल करें, इसको देखें कि आखिर हुआ क्या है। मुझे नहीं लगता कि आरती जो है मरी हुई है, मुझे लगता है वो जिंदा है और उसने गायब होकर के हमको झूठे आरोप में फंसा दिया है उसके घर वालों ने। इस तरह से जो है सोनू बोलता है। गोपाल के भी दिमाग में बात चलती है कि यार सोनू कहीं ना कहीं सच बोल रहा है, क्योंकि ऐसे कैसे वो गायब हो जाती है और उसको जो है मरा हुआ दिखा दिया जाता है, उसके घर वालों के द्वारा हम दोनों को फंसा दिया जाता है। इस तरह से बातचीत होती है। दोस्तों, गोपाल हाँ कर देता है। वो बोलता है कि यार ऐसा करते हैं कि हम खुद ही इस केस के बारे में जानकारी करते हैं, पता करते हैं, शायद कुछ मिल जाए। ये अभी जो हमारे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, बार बार हमको तरीके लेनी पड़ती हैं, इस सब से तो कम से कम छुटकारा मिल जाएगा, मुकदमा खत्म हो जाएगा हमारे ऊपर से, अगर हमने उसको ढूंढ लिया, अगर वो जिंदा है तो। इस तरह से दोनों के बीच में बात होती है। अब ये दोनों ही उसको ढूंढना चालू कर देते हैं। दोस्तों, ढूंढते ढूंढते जो है काफ़ी टाइम गुजर जाता है, लेकिन इन दोनों के हाथ कुछ सबूत नहीं लगता है। दोनों परेशान हो जाते हैं। दोनों सोचते हैं कि यार कैसे किया जाए, कैसे ढूंढा जाए। तभी इन दोनों के मन में ख्याल आता है कि यार ऐसा करते हैं कि कोई सब्जी वगैरह बेचने का काम करते हैं, तो इससे हमें गांव-गांव जाने को भी मिलेगा। अगर हम इस तरह खाली हाथ गांव-गांव टहलेंगे तो गांव वाले भी हमारे ऊपर शक करने लगेंगे और बोलने लगेंगे अगर बार बार हम कहीं से गुजरेंगे। तभी उनको ये आइडिया अच्छा लगता है कि उनको सब्जी बेचने का काम करना चाहिए। दोस्तों, वो दोनों सब्जी की रेडी यानी सब्जी का ठेला लगा लेते हैं और गांव-गांव बेचना चालू कर देते हैं। दोस्तों, ये तरीका उनका काम आ जाता है। ऐसे ही एक दिन सब्जी बेचते बेचते वो एक गांव के पास पहुंचते हैं। उस गांव में एक मोहल्ले में सब्जी बेचते बेचते जब आवाज़ लगाते हुए पहुंच जाते हैं तो वहाँ एक घर से एक महिला निकलती है और वो बोलती है कि भैया सब्जी क्या भाव है। जैसे ही सोनू और गोपाल ने दोनों ने भेष बदलकर सब्जी बेचने का ये काम करना चालू किया था, क्योंकि अगर उनको आरती मिल जाती तो पहचान लेती तो फिर लफड़ा हो सकता था, इसीलिए दोनों थोड़ा भेष में बदलाव कर देते हैं। दोस्तों, जैसे ही सोनू देखता है उस महिला को तो सच में वो महिला आरती होती है। सोनू उसको पहचान जाता है कि ये वही आरती है जिससे उसकी शादी हुई थी और शादी के 8 दिन बाद ही उससे झगड़ा करके वो भग गई थी, कहीं चली गई थी। उसके बाद उसके कत्ल के इल्ज़ाम में उसके घर वालों ने उन दोनों दोस्तों को फंसा दिया था। अब दोस्तों, वो पहचानने के बाद चुपचाप सब्जी बेच के दोनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं और सोनू बोलता है कि यार देखो, ये यहाँ पे रह रही है, पता नहीं किसके साथ रह रही है, शादी करके रह रही है और इसके जो है कत्ल के इल्ज़ाम में हम दोनों ने 1.5 साल से जेल में सजा काटी है, तो कम से कम हो सकता है कि अब हमारे ऊपर से मुकदमा हट जाए, उनको उम्मीद दिखती है। सोनू और गोपाल वहाँ से सीधा थाने पहुँच जाते हैं। दोनों लोग दोनों थाने जाते हैं। थाने में बताता है सोनू, मेरी जो पत्नी है जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में मैं 1.5 साल जेल में रहा, वो जिंदा है। इस तरह से जब बताते हैं तो थाने वाले कहते हैं कि देखो, अगर चलो जिंदा है तो तुम्हारे पास उसका सबूत क्या है कि ये वही है, तुम्हारे पास कोई उसकी आईडी प्रूफ है? तो तभी जो है सोनू सोचता है कि यार आईडी प्रूफ तो नहीं है हमारे पास, कैसे साबित करें। पुलिस बोलती है कि देखो, बातों से साबित नहीं होता है, अगर तुमको साबित करना है तो तुम्हें कुछ सबूत चाहिए। अगर वही आरती है, वही तुम्हारी पत्नी है, तो उसके जो है आधार कार्ड, पहचान पत्र वगैरह कुछ आईडी प्रूफ हमको ला करके दो, तभी कार्रवाई हम कर सकते हैं, वरना हम जो है कुछ नहीं कर सकते, सबूत के बिना हमारे हाथ खाली हैं। इस तरह से पुलिस वाले उनको जवाब देते हैं। अब सोनू और गोपाल दोनों आपस में बात करते हैं कि यार इस जो है आरती का आईडी प्रूफ कैसे निकलवाया जाए। इन दोनों के मन में चल रहा होता है। तभी इनको एक ख्याल आता है। दोस्तों, उन दिनों जो है स्वच्छता अभियान का बहुत जो है दौर चल रहा था और उस टाइम शौचालय जो है गांव-गांव में बनवाने की प्रक्रिया चालू थी, योजना चालू थी। तभी इसी योजना को लेकर के इन दोनों के दिमाग में बात आती है कि यार ऐसा करते हैं कि ऐसे ही किसी व्यक्ति को भेजते हैं उस गांव में और वो शौचालय योजना का नाम लेकर के जाएगा
और सबके जो है डॉक्यूमेंट लेगा और उनके जो है पेपर तैयार करेगा। महंगी रकम बता के बोलनी पड़ेगी, तभी गांव वाले इस चीज़ को मानेंगे और वो फटाफट जो है अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे शौचालय बनवाने के लिए। दोस्तों तभी सोनू और गोपाल का एक दोस्त और होता है, उससे संपर्क करते हैं। वो दोस्त जो होता है वो पहले से ही इसी विभाग में काम कर रहा था। वो शौचालय के लिए लोगों के जो है टॉयलेट के लिए पैसे निकलवाता था और उनके डॉक्यूमेंट्स बनाता था। तो उससे संपर्क करते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम्हारी मदद चाहिए, ऐसी ऐसी बात है, हम दोनों जिस लड़की के केस के इल्ज़ाम में जेल में सजा काट चुके हैं, जिसका मुकदमा आज भी हम तरीके लड़ रहे हैं, उससे छुटकारा पाना है हमको, ऐसी ऐसी बात है, मुझसे शादी करके ऐसे ऐसे धोखा देके गायब हो गई। तभी उस दोस्त को समझ में आ जाता है कि यार जरूर इनके साथ गलत हुआ है और मुझे इसमें कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करनी चाहिए। वो हाँ कर देता है, मान जाता है। उसके बाद उसी गांव में उस दोस्त को भेज दिया जाता है। वो जाता है वहाँ, 2-4 घर पहले से ही वो ये प्रक्रिया चालू कर देता है। 2-4 घर पहले से ही वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स बनाने लगता है, बोलने लगता है कि 2 लाख रुपए तुम लोगों को निकलेंगे शौचालय के लिए, अपने जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ फिल करो। उसके बाद सब अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करना चालू कर देते हैं। फिर चल के वो उसी घर में जाता है जिस घर में आरती थी। आरती को जिस घर से उन दोनों ने देखा था, उसी घर में अंदर चला जाता है और बोलता है कि अपने जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवा दो, उसके बाद आपके 2 लाख रुपए निकल आएंगे। उसके बाद आप आराम से शौचालय बनवा लेना, जैसा चाहे वैसा बनवा सकते हैं। घर वाले भी लालच में आ जाते हैं कि यार अच्छी मोटी रकम निकल रही है, क्यों ना इसमें काम किया जाए। तभी वो घर वाले सबके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी आईडी प्रूफ होते हैं सब जमा करवा देते हैं दोस्तों। लेकिन अभी भी आरती का कोई आईडी प्रूफ नहीं आया था। तभी वो बोलते हैं कि आप लोग अपने घर में जो महिलाएं हैं उनका भी आधार कार्ड दो, तभी ये संभव है। उसके बाद वो उन महिलाओं का भी ले आते हैं जिनमें आरती भी शामिल होती है। आरती का भी पूरा आईडी प्रूफ आ जाता है, जिसमें उसका सेम ही नाम आरती ही होता है, जो आरती सोनू के साथ जिसकी शादी हुई थी और इस तरह से उसको फंसाया गया था। दोस्तों अब जैसे ही ये आईडी प्रूफ ले जाकर के सोनू और उसके दोस्त गोपाल को वो व्यक्ति देता है, दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उसके बाद सीधा थाने निकल जाते हैं आईडी प्रूफ लेके। थाने में जाकर के जब वो आईडी प्रूफ दिखाते हैं तो थाने वाले देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इस मामले में कार्रवाई कुछ ऐसी हुई थी, जब उन दोनों दोस्तों को फंसाया गया था इस मामले में, तो पुलिस ने बहुत उनको टॉर्चर किया था। वो मान नहीं रहे थे, क्योंकि उन दोनों ने, सोनू और गोपाल ने कत्ल किया ही नहीं था, तो वो मान नहीं रहे थे। तभी पुलिस ने उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। उसके बाद भी वो मान नहीं रहे थे। उनके जो है प्लास से नाखून भी उखाड़ लिए गए थे, इस तरह उनको टॉर्चर किया गया था। तब भी उन्होंने ये जुर्म कबूल नहीं किया था। उसके बाद पुलिस ने क्या धमकी दी थी कि हम लोग तुम लोगों को ले जा करके बाहर इनकाउंटर कर देंगे, वरना अपना जुर्म कबूल लो। तब जा करके उन दोनों ने मौत के डर से अपना जुर्म कबूला था दोस्तों। और उसके बाद पुलिस को जो है, जिस पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया था और सोनू और गोपाल को इस केस में कत्ल के इल्जाम में फंसाया गया था, उस पुलिस डिपार्टमेंट को अधिकारियों के द्वारा सम्मानित भी किया गया था। 15-15 हजार रुपए का इनाम भी दिया गया था। ऐसा हुआ था। उन दोनों ने बहुत टॉर्चर होने के बाद ये कत्ल का इल्जाम को कबूला था। ऐसी बात थी। उसके बाद थाने वाले चौंक जाते हैं कि यार ये तो वही केस है, इन दोनों को हमने झूठे केस में फंसा दिया था, और ऐसे में अगर ये मामला मीडिया पे आता है तो हमारी भी बहुत ज़्यादा जो है बदनामी होगी, पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। तो ऐसा करते हैं कि यार इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करना बनता ही है। उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और जाकर के उस महिला को जो है पकड़ लाती है। महिला को पकड़ के लाने के बाद उससे पूछती है कि तुम वही आरती हो जिसकी शादी सोनू के साथ हुई थी? तो वो बोलती है नहीं, मैं वो नहीं हूँ। उसके बाद जो है पुलिस उसको उसके आईडी प्रूफ देती है और बोलती है कि अब बताओ तुम कौन हो। तभी वो जो है कबूल लेती है और वो कहती है कि हाँ मैं आरती ही हूँ, और मुझे जो है ये पसंद नहीं था सोनू, इसलिए मैंने इसको छोड़ करके और जाना पसंद किया। पुलिस उसको बोलती है अगर ऐसी बात थी तो तुम बोल के जा सकती थी, इस तरह से गायब हो गई। उसके बाद तुम्हारे पिताजी ने इन दोनों के ऊपर केस कर दिया, तुम्हारे कत्ल का इल्जाम, और इन दोनों ने 1.5 साल तक जेल में सजा भी काटी। कितना टॉर्चर सहा, क्या क्या हुआ इनके साथ, तुम्हें कुछ अंदाजा है? उसके बाद दोस्तों वो सिर झुका लेती है आरती, और उस पुलिस जो है उसके पिता को पकड़ने के लिए चली जाती है। उसके पिता को पकड़ के लाती है। तभी उसका पिता पहचानने से इनकार कर देता है आरती को और बोलता है ये मेरी बेटी नहीं है। इस तरह से वो बोलता है, मानता ही नहीं है। तभी दोस्तों पुलिस बोलती है कि ठीक है, तुम्हारे पास 1-2 दिन का हम समय देते हैं, उसके बाद तुम्हें कबूल करना ही पड़ेगा, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं पता करने के कि तुम्हारी बच्ची है या नहीं है। तभी दोस्तों पुलिस उसको बोलती है कि DNA टेस्ट करवाएंगे, उससे साफ हो जाएगा।
और उसको जो है 2 दिन की मोहलत देते हैं उसके पिता को कि कबूल कर लेना कि तुम्हारी ही बच्ची है और तुमने ऐसा क्यों किया, इनको गलत इल्जाम में क्यों फंसाया, और स्टेशन पे जो महिला की लाश मिली थी वो कौन थी। इस तरह से पुलिस आरती के पिता को बोलती है। तभी दोस्तों आरती का जो पिता होता है 2 दिन की मोहलत में ही वो गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है, पुलिस को ढूंढने से भी नहीं मिलता है। तभी दोस्तों पुलिस उसको अभी ढूंढ रही है, ऐसी सी बात है। लेकिन आरती को जो है पुलिस कस्टडी में रखा गया है, उससे पूछताछ अभी भी चल रही है कि उसने ऐसा क्यों किया, आखिर ऐसा करने के पीछे वजह क्या थी, और जो स्टेशन में महिला की लाश मिली थी, लावारिस लाश, वो कौन थी। ये सब जानकारी अभी भी जुटाई जा रही है, आरती के पिता को भी ढूंढा जा रहा है। और रही बात जो है सोनू और गोपाल की, तो सोनू और गोपाल को जो दोषी नहीं है ऐसा पुलिस ने कहा है, कोर्ट ने भी बोला है कि वो लोग दोषी नहीं है, निर्दोष हैं। उनको जो है उनके ऊपर से सारे केस, सारे मुकदमे रद्द कर दिए जाएं, उनको जो है बाइज्जत बरी कर दिया जाए इस मुकदमे से। इस तरह से अदालत ने भी बोल दिया है। तो ये सच्ची घटना है और ऐसी ऐसी घटना है। मेहंदीपुर बालाजी का रहने वाला होता है सोनू और वृंदावन की रहने वाली होती है आरती। इन दोनों की ऐसी ऐसी शादी हो गई थी, उसके बाद ऐसा ऐसा केस हुआ। दोस्तों सोचने वाली बात यह है, समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिरकार आरती फ़ोन में बात करती थी इतने दिन से, शादी भी करना चाहती थी, फिर भी शादी के बाद उसने महज 8 दिन के बाद उसको छोड़ करके चली जाती है सोनू को और लापता हो जाती है। उसका पिता जो है एक लाश को आरती बता करके इन दोनों को फंसा देता है। तो ऐसी ऐसी कहानी है दोस्तों। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। तो अगर वीडियो में जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए ऐसे ही नई स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।